morning students, my name is CVP and you are welcome your YouTube channel Commerce Circle। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं 11th क्लास की अकाउंट्स, ठीक है। उसका थर्ड चैप्टर क्या है? थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग में क्या आता है? सबसे पहले आपका आता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? पता है आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स वो रूल्स एंड मेथड होते हैं जिसके द्वारा हम अकाउंटिंग करते हैं। क्या समझे कि जितने भी रूल्स एंड मेथड है जिसके द्वारा हम अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे वो सब क्या है? हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फर्दर टू पार्ट में डिवाइड करते हैं, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड अकाउंटिंग कन्वेंशंस। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं? बेसिक फंडामेंटल जंक्शंस होती है। और अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या होते हैं? ये आपके आउटकम होते हैं। जो भी आपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो किया है पूरे साल में, उसका जो आउटकम आएगा उसको बोलते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशंस, ठीक है। तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स आगे बढ़ते हैं हम। ये जो बेसिक एजम्पशंस होती है, बेसिक एजम्पशंस आपके तीन तरह की होती है। कौन-कौन सी? गोइंग कंसर्न एजम्पशंस, कंसिस्टेंसी एजम्पशंस एंड एक्यूरेट एजम्पशंस। सबसे पहले पढ़ते हैं हम गोइंग कंसर्न एजम्पशंस। तो गोइंग कंसर्न एजम्पशन से क्या समझते हो? देखो नाम ही छुपा है, गोइंग कंसर्न यानी कि ऐसी कंसर्न जो कि गोइंग चलती रहे। यानी कि क्या समझे आप कि हमारा बिजनेस आने वाले टाइम फोर्सिबल फ्यूचर तक चलता रहेगा और हमारी कोई मनसा नहीं है कि हम उसको क्लोज डाउन करें, बंद करें, ठीक है। इसके बाद आता है कंसिस्टेंसी एजम्पशन। इसमें नाम से पता आपको कंसिस्टेंसी यानी कि आप जो भी करोगे कांस्टेंट करोगे, उसको चेंज नहीं करोगे। यानी कि क्या होगा कंसिस्टेंसी एजम्पशन में कि जो मेथड्स एंड प्रिंसिपल्स आप सेलेक्ट करोगे, फॉलो करोगे, उसको कंस्टेंटली फॉलो करते रहोगे, कोई चेंज नहीं करोगे। अब इसको क्या हम चेंज नहीं कर सकते? तो आप चेंज कर सकते हो दो केस में। पहला क्या कि जब आपके एएस में लिखा हो या फिर लो में लिखा हो कि आपको ये मेथड चेंज करना है, या फिर मेथड चेंज करने से आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बेटर कर जाएंगे, तो इन दो केसेस में आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि आप मान लो आपने बिल्डिंग परचेज कर ली और उसका डेप्रिसिएशन लगाते हो। आपको पता है कि डेप्रिसिएशन लगाने के 2 मेथड्स होते हैं जो बहुत सारे हैं, बट मेन जो होते हैं कौन-कौन से? एसएलएन, स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटर्न ऑपरेटिव मेथड। एक बार मान लो आपने एसएलएन मेथड फॉलो कर लिया तो आप क्या करोगे? ईयर टू ईयर एसएलएन भी फॉलो करते रहोगे, ठीक है। इससे क्या होगा? इससे आपको कंपैरिजन करने में भी हेल्प मिलेगी। क्यों? मान लो आपने पिछले साल डब्ल्यूडी लगा लिया, इस साल एसएलएन लगा रहे हो, तो क्या आप पिछले साल का रिजल्ट और इस साल रिजल्ट कंपेयर कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि पिछले साल आपने किसी दूसरे मेथड से डेप्रिसिएशन निकाला था, इस साल आपने किसी दूसरे मेथड से निकाला। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? कंसिस्टेंसी एजम्पशन को फॉलो करना चाहिए। लेकिन जो मेथड्स एंड प्रिंसिपल फॉलो कर लिए वो हम ईयर टू ईयर फॉलो करते रहेंगे, ठीक है। एक्चुअल एजम्पशन में क्या होता है कि जो ट्रांजैक्शंस होती है उसको हम रिकॉर्ड करते हैं जब वो हो जाती है, ना कि वेट करें कि कब वो सेटल होगी, यानी कि कब उसमें कैश मिलेगा या कब उसको हम पे करेंगे, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट पे हमारा एक नेक्स्ट अगर एक चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। तो दो बेसिस हमारे लिए, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और कैश बेसिस। तो कैश बेसिस में क्या होगा कि जब आप ट्रांजैक्शन करोगे तो उसको तब रिकॉर्ड करोगे जब वो सेटल हो जाएगी, यानी कि जब वो कैश मिल जाएगा या कैश पे कर दोगे, ठीक है। और दूसरी कौन सी? एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। एक्रूअल बेसिस में क्या होगा कि जैसे ट्रांजैक्शन करके आप रिकॉर्ड करो तो सेटल होने का वेट मत करो, ठीक है। तो जब हम एक्रूअल बेसिस पढ़ेंगे ना तो यहाँ पर हमें 4 वर्ड सुनने को मिलेंगे। क्या? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, एडवांस इनकम और आउटस्टैंडिंग इनकम। तो आपको नाम से पता लग रहा है आउटस्टैंडिंग मीन्स क्या कि कभी मिलनी है, कभी नहीं है। प्रीपेड क्या? ऐसे ऊपर 1 बाय 1 करते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है? जी हाँ, तो उसे कह रहे हो ऐसा एक्सपेंस जो हो तो गया है, ड्यू तो हो गया और आपने पे नहीं किया है। दूसरा क्या है? प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस कौन सा होता है? पहला कौन सा था? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कौन सा होता है? ऐसा एक्सपेंस जो ड्यू हो गया है बट पे नहीं किया है। दूसरा कौन सा? प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस कौन सा होता है? ऐसा एक्सपेंस जो आपका ड्यू नहीं हुआ है पर आपने एडवांस में ही पे कर दिया है, ठीक है। उसके बाद आती है एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम क्या होती है? ऐसे इनकम जो ड्यू हो गई है, ठीक है, बट आपको अभी मिली नहीं है, ठीक है। एक है लास्ट एडवांस इनकम। एडवांस इनकम कौन सी होती है? प्रिंसिपल्स जो है ऐसे इनकम डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला आता है हमारा बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल क्या कहता है कि बिजनेस अलग होता है और अलग होता है। इसको समझते हैं। जैसे मान लो मैं आपसे कहता हूँ कि
क्या आप टीवीएस कंपनी के ओनर को जानते हो? तो आप नहीं जानते। क्या आप होंडा कंपनी के ओनर को जानते हो? नहीं जानते। लेकिन होंडा कंपनी को जानते हो। क्या आप आईफोन के ओनर को जानते हो? नहीं जानते, बट आईफोन को जानते हो। ठीक है, इससे क्या समझ में आता है कि इसका ओनर अलग है और बिजनेस अलग है। तो बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि बिजनेस जो है वो सेपरेट है अपने ओनर से। ठीक है, सेकंड आता है आपका मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल क्या कहता है कि वो ट्रांजैक्शन जिसको मनी मेजर कर सकते हैं उसी को ही हम रिपोर्ट करेंगे, वरना अदर ट्रांजैक्शंस को रिपोर्ट नहीं करेंगे। हमें फर्स्ट सेकंड क्लास आपके जब हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग डेफिनेशन पढ़ी थी कि सिर्फ वही ट्रांजैक्शन जिसको मनी मेजर किया जा सकता है हम रिपोर्ट करेंगे। तो ये प्रिंसिपल वही कहता है कि ओनली दो ट्रांजैक्शंस को रिपोर्ट करेंगे जिसको मनी मेजर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। अकाउंटिंग पीरियड जो होता है हमारा, आप सोच कर देखो किसी भी कंपनी की लाइफ बहुत बड़ी होती है, हम फोरकास्ट नहीं कर सकते कि कौन सी कंपनी कब तक चलेगी। ठीक है, जैसे आप 50 को ले लो, कितने सालों से चली आ रही है। ठीक है, अब हम ये वेट नहीं करेंगे कि जब कंपनी बंद होगी हम इसकी कंपनी कभी करेंगे। हमें क्या करना होता है कि हर साल प्रॉफिट निकालना पड़ता है, क्योंकि हमें इस साल टैक्स पे करना पड़ता है। ठीक है, इसीलिए हमने क्या किया, जो हमारी अकाउंटिंग लाइफ है उसको हमने पीसीस में डिवाइड कर दिया, स्मॉल पीसीस में। और जो स्मॉल पीसीस से 12 मंथ्स के पीसीस में डिवाइड किया, इसी को हम बोलते हैं क्या, अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, तो अकाउंटिंग पीरियड तो 12 मंथ्स का ही होता है। क्यों होता है? अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल के कारण। उसके बाद आता है फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल क्या होता है कि वो सभी आइटम जो कि लॉ में रिक्वायर्ड है उसको आप फुली डिस्क्लोज करोगे, और ऐसे आइटम जो कि मटेरियल है उसको भी आप डिस्क्लोज करोगे। ठीक है, अब उसे मटेरियल क्या होता है, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मैच्योरिटी प्रिंसिपल। ये भी समझ लेंगे मटेरियल क्या होता है। तो मैच्योरिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि वो आइटम वो ट्रांजैक्शन जिससे कि इन्वेस्टर्स इन्फ्लुएंस हो सकता है डिसीजन मेकिंग में, क्या वो ट्रांजैक्शन जो कि इन्फ्लुएंस कर सकती है डिसीजन मेकिंग में। ठीक है, उसको बोलते हैं क्या, मैच्योरिटी। ठीक है, और उस प्रिंसिपल को बोलते हैं मैच्योरिटी प्रिंसिपल। यानी कि ऊपर क्या पढ़ा था हमने कि मैच्योर आइटम्स को आप डिस्क्लोज करोगे। तो क्या समझ में आया कि ऐसे आइटम जो कि मैटेरियल है उसको डिस्क्लोज करो। तो मैटेरियल कौन से होते हैं जो कि इन्फ्लुएंस कर सकते हैं डिसीजन को। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है हमारा प्रूडेंस प्रिंसिपल या फिर कंजर्वेटिव प्रिंसिपल। प्रूडेंस मींस क्या होता है, ये आपका इंपॉर्टेंटली आपका आ सकता है क्या कि आप एंटिसिपेटेड लॉसेस को और एक्सपेंसेस को तो लोगे, बट मतलब क्या होगा कि फ्यूचर में जो आपको लग रहा है कि लॉस हो जाएगा उसको आप रिपोर्ट करोगे, बट आपको लग रहा है कि फ्यूचर प्रॉफिट होगा उसको आप रिपोर्ट नहीं करोगे, उसको आप इग्नोर करोगे। ठीक है, नेक्स्ट है कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आप जो ऐसे परचेज करते हो उसके आप परचेज कॉस्ट को दिखाओगे, ना कि मार्केट वैल्यू को दिखाओगे। आया समझ में? मतलब क्या हुआ कि आपने मान लो एक बिल्डिंग परचेज की आज से 10 साल पहले 10 लाख रुपए की। ठीक है, आज उस बिल्डिंग की वैल्यू 1 करोड़ रुपए है, तो आप बिल्डिंग में 1 करोड़ रुपए नहीं दिखाओगे, बल्कि उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट दिखाओगे 10 लाख रुपए जितने की परचेज की थी। तो कॉन्सेप्ट ये कहता है, मैचिंग प्रिंसिपल ये कहता है कि जब आप रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करोगे तो उस रेवेन्यू को अर्न करने के जो आपने एक्सपेंस किए हैं वो भी उसी वक्त रिकॉग्नाइज करोगे। ठीक है, मैचिंग प्रिंसिपल ये बोलता है। ड्युअलिटी प्रिंसिपल क्या कहता है कि हर ट्रांजैक्शन को आप डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड रिपोर्ट करोगे। ठीक है, नेक्स्ट है रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल। रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि आप रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर लो जैसे ही आपकी ट्रांजैक्शन हो रही है और आपको राइट मिल गया है रिसीव करने का। ठीक है, तो आप क्या करो, रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर दो, वेट मत करो कि वो सेटल होगी तो हम रिकॉग्नाइज करेंगे। ठीक है, लास्ट है वेरिएबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। तो वेरिएबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट में क्या आता है कि आप ट्रांजैक्शंस को रिपोर्ट करोगे ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। जब तक कि आपके पास किसी भी ट्रांजैक्शन का एविडेंस नहीं होगा आप उसको रिपोर्ट नहीं करोगे। ठीक है, तो इसमें से क्या है कि आपका जो फर्स्ट है ये इंपॉर्टेंट है,